अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन बेस्ड है किस पे, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्मूले पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक है ब्लॉक का मास भी गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक को हमने प्लेस किया है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और ब्लॉक का डायमेंशन गिवन है, ब्लॉक के इस साइड की लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। तो ब्लॉक को हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाके प्लेस किया है, और प्लेस करने के बाद ब्लॉक को हम कांस्टेंट फोर्स से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस ब्लॉक। लिख लो। अब देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे कि मान लो ये हमारी स्ट्रिंग है, और जो भी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग की अभी वहां पे क्या थी, नेचुरल लेंथ L0 थी वहां पे। अब इसी स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे जब हमने ब्लॉक को लाके हैंग किया था, तो जैसे हम ब्लॉक को लाके हैंग करते हैं, ये स्ट्रिंग मेरी वहां पे क्या कर जाती है, इलोंगेट कर जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई बॉडी इलोंगेट कब कर रही है, कोई बॉडी इलोंगेट कर रही है जब उसके ऊपर दोनों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जैसे यहां पे अगर देखोगे तो स्ट्रिंग के इस एंड पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, और इस साइड जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कौन अप्लाई कर रही होगी, सीलिंग अप्लाई कर रही होगी। तो इस तरह से स्ट्रिंग के दोनों एंड पे जब इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रहा होगा तो वहां पे स्ट्रिंग क्या कर जाती है, इलोंगेट कर जाती है। अब यहां पे जब मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक मेरा यहां पे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, और इस ब्लॉक पे मैंने क्या अप्लाई किया है, इस ब्लॉक पे मैंने अप्लाई किया है फोर्स F। अब देखो यहां पे भी ये ब्लॉक इलोंगेट होगा, और क्यों होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने दो मास डिस्कस किए थे, एक तो होता है इनर्शियल मास, दूसरा क्या होता है, ग्रेविटेशनल मास। जब हम ग्रेविटेशनल मास की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल मास के कारण कोई भी बॉडी वहां पे एक्सपीरियंस करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब हम इनर्शियल मास की बात करते हैं तो इनर्शियल मास को हम क्या डिफाइन करते हैं कि इनर्शियल मास बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी क्या करती है, रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। तो यहां पे जब हम ब्लॉक को पुल करने की कोशिश करते हैं तो इनर्शियल मास के कारण ये ब्लॉक रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, और जब ये ब्लॉक रेस्ट में रहने की कोशिश करता है तो उसके कारण ये ब्लॉक यहां पे क्या कर जाता है, इलोंगेट कर जाता है। अब जो भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक सॉलिड का है और उसमें इलोंगेशन कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो अभी भी इस साइड की लेंथ हम कितनी कंसीडर करेंगे, L ही कंसीडर करेंगे वहां पे। अब कैसे हमें कैलकुलेट करना है इलोंगेशन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो x डिस्टेंस पे यहां कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं, और जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं इस एलिमेंट की ओरिजिनल थिकनेस अभी कितनी है, dx है। तो जो मैंने ब्लॉक है, ब्लॉक में मैंने x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का क्या किया है, एक एलिमेंट लिया है। अब ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में यहां पे क्या आ रहा है, इलोंगेशन आ रहा है। तो dx अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ थी तो dy यहां पे क्या है, इलोंगेशन है, जो कि इस एलिमेंट में यहां पे क्या हुआ है, प्रोड्यूस्ड हुआ है। अब मुझे अगर dy और dx को रिलेट करना है तो वहां पे हमने यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डिफाइन किया था, और फॉर्मूला वहां पे कहता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस हमने कौन सा लिया था, नॉर्मल। तो यहां पे था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ। अब अगर मुझे यहां पे इलोंगेशन को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे इस पॉइंट पे क्या मालूम होना चाहिए, स्ट्रेस मालूम होना चाहिए। अब स्ट्रेस हमें कैसे मिलेगा, तो स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम केवल इतने ब्लॉक की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। पूरे ब्लॉक की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतने पोर्शन की वहां पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब जब इतने पूरे पोर्शन की स्टडी करोगे तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से शो करोगे, एक तो शो करोगे नॉर्मल,
दूसरा यहां पे शो करेंगे इसका वेट क्या हो गया m/l। इस ब्लॉक का टोटल मास m है, लेंथ l है, तो m/l हो गया मास पर यूनिट लेंथ। यहां पे लेंथ कितनी है अभी l माइनस एक्स, ये x है तो ये कितना हो गया l माइनस एक्स इंटू क्या हो गया g। अब अगर मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं तो ये पोर्शन रेस्ट में नहीं है और ये पोर्शन यहां पे क्या कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, इसका एक्सेलरेशन ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ में हम क्या बोलते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो भी एक्सेलरेशन निकल के आता है वो निकल के आता है F/m। अब ये जो मैंने L माइनस एक्स लेंथ का पार्ट कंसिडर किया है, ये जो मैं L माइनस एक्स लेंथ का पार्ट कंसिडर कर रहा हूं, ये पार्ट भी आगे की ओर जा रहा है और इसके ऊपर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो इस पार्ट को इस डायरेक्शन में क्या करेगा पुल करेगा और उसी को वहां पे हम क्या बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स T। तो जो भी ब्लॉक का बचा हुआ पार्ट है वो इस ब्लॉक को यहां पे पुल करेगा, कितने फोर्स से अगर पुल कर रहा है T से, तो T को हम क्या लिखेंगे, T को हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन और इस पोर्शन का मास क्या हो गया m/l इंटू l माइनस एक्स। ये तो हो गया इस पोर्शन का मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना F/m। क्लियर हुआ। तो T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, T रिप्रेजेंट कर रहा है इस एलिमेंट पे टेंशन। अब अगर मुझे टेंशन मालूम है तो रीस्टोरिंग फोर्स, या अगर मुझे टेंशन मालूम है तो अब मैं किसकी बात करूंगा, बात करूंगा स्ट्रेस की, और जो भी स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपॉन एरिया। और ये जो एरिया रहेगा, ये एरिया इस रीस्टोरिंग फोर्स पे कैसा है, परपेंडिकुलर है यहां पे। तो जो भी स्ट्रेस रहेगा वो यहां पे कितना हो गया T/a, T की वैल्यू पुट करोगे, m से m कैंसिल आउट हुआ तो रिजल्ट हो जाएगा L माइनस एक्स अपॉन AL इंटू एफ। देखो यही स्ट्रेस है कि नहीं है। अब अगले स्टेप में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले को रिलेट कर दो। y मेरा क्या हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस मेरा क्या हो गया L माइनस एक्स इंटू एफ अपॉन AL, और स्ट्रेन को हमने क्या डिफाइन किया था, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो गया ओरिजिनल लेंथ। dy को इधर लेके जाओगे तो dy अगले स्टेप में क्या हो जाएगा f अपॉन ALy, f अपॉन ALy L माइनस एक्स इंटू क्या हो गया dx। अब जो भी dy है, dy यहां पे क्या है, dy एलोंगेशन है जो कि इस एलिमेंट में यहां पे क्या हुआ है प्रोड्यूस्ड हुआ है। अब जब इस ब्लॉक की हम बात करेंगे तो इस ब्लॉक में तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सभी एलिमेंट मेरे यहां पे क्या होंगे इलोंगेट होंगे। तो टोटल के लिए मैं इसको क्या करूंगा इंटीग्रेट करूंगा, और कहां से कहां इंटीग्रेट करूंगा, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l। इंटीग्रेशन ऑफ dy ये हो गया डेल्टा l, टोटल इलोंगेशन मैंने मान लिया कितना डेल्टा l, f अपॉन ALy यहां पे इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा Lx माइनस x का x स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां पुट करना है 0 से लेके l तक। तो जो भी इलोंगेशन आएगा वो आ जाएगा f अपॉन ALy, ये रिजल्ट हो जाएगा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 2, दैट इज क्या हो गया l स्क्वायर बाय 2, और यहां पे एक l भी क्या होगा कैंसिल आउट होगा तो रिजल्ट हो जाएगा FL अपॉन 2AY। तो यही वो इलोंगेशन है, यही वो इलोंगेशन है जो इस ब्लॉक में प्रोड्यूस्ड होगा, किसके कारण, अप्लाइड फोर्स F के कारण। फिर देखो एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में ये पूछता है कि स्ट्रेस कहां पे मैक्सिमम होगा कहां पे मिनिमम होगा। तो इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं x की वैल्यू, इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू L कर दूं, x की वैल्यू L कर दूंगा, इसका मतलब है कि मैं ब्लॉक के इस एंड पे पहुंच गया। तो इस एंड की बात करेंगे तो स्ट्रेस मेरा मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। x की जगह L पुट करो तो t क्या हो गया 0। और इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इस सरफेस पे स्ट्रेस क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
तो जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो स्ट्रेस हर जगह क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और स्ट्रेस हर जगह वेरी कर रहा है, इसीलिए हमें इलोंगेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। तो नोट डाउन करो, आगे फिर हम इसी केस को फिर से डिस्कस करेंगे और कंडीशन को हम चेंज करेंगे और स्मूथ की जगह सरफेस को हम रफ बनाएंगे। तो नोट डाउन करो उससे पहले से। अब देखो फिर से इसी केस को देखो। अब सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी सरफेस है, सरफेस को हम रफ कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, और ये क्वेश्चन में गिवन है अभी कि अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी, म्यू एम जी। और इससे पहले हम लोग फ्रिक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इफ द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स देन द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो ये ब्लॉक मेरा कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ये ब्लॉक अगर रेस्ट में रहेगा तो यहां पे अब क्या डेवलप होगा, यहां पे डेवलप होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होगा, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा वहां पे। अब देखो इस क्वेश्चन में अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगेन हमें फाइंड आउट करना है टोटल इलोंगेशन। अब केवल डिफरेंस क्या है, इससे पहले जब हमने फोर्स अप्लाई किया था तो ब्लॉक मेरा स्लाइड कर गया था। इस केस में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक मेरा रेस्ट में रहेगा, और यहां पे फ्रिक्शन इस एंड पे लग रहा होगा, एफ इस एंड पे लग रहा होगा, जिसके कारण ये ब्लॉक यहां पे क्या होगा, इलोंगेट कर जाएगा। अब फिर से अगर मुझे ब्लॉक का इलोंगेशन फाइंड आउट करना है तो अगेन सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले वहां पे हम स्ट्रेस फाइंड आउट करें। और स्ट्रेस कैसे मिलेगा, यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे इस पूरे पार्ट की स्टडी करो। यहां से x डिस्टेंस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। अब बताओ अगेन अगर हम इस पूरे पार्ट की स्टडी करेंगे तो फिर से हम यहां पे क्या शो करेंगे, यहां पे एकदम शो करेंगे नॉर्मल n, दूसरा यहां पे क्या शो कर देंगे, दूसरा यहां पे हम शो करेंगे m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी। ये जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको यहां पे खींच रहा होगा कितने फोर्स से, T, और इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो मेरा फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स F के बराबर है। तो जो भी मैंने L माइनस एक्स लेंथ का पार्ट कंसिडर किया है उस पे इस साइड से फोर्स F लग रहा है, इस साइड से T लग रहा है, ये पोर्शन मेरा रेस्ट में है, तो इसका मतलब है कि इस पोर्शन पे टेंशन किसके बराबर है, F के बराबर है। अब ब्लॉक का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो स्ट्रेस कितना हो गया, स्ट्रेस हो गया F/A। देखो ये कि नहीं है वहां पे। अब वहां पे हमने क्या किया था, अगर मुझे x डिस्टेंस पे स्ट्रेस मालूम है तो अगले स्टेप में हमने क्या किया था, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया था, इस एलिमेंट की हमने थिकनेस कितनी कंसीडर करी थी, dx। तो dx यहां पे इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ है, और dy हमने क्या कंसीडर किया था, dy हमने कंसीडर किया था इस एलिमेंट में इलोंगेशन। अब जो भी y रहेगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस अपॉन क्या हो गया, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया वहां पे चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ। देखो यही होगा कि नहीं होगा वहां पे। सबसे पहले हमने स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, स्ट्रेस क्या हो गया F/A, और स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ। टर्म को हम सेपरेट आउट कर दें तो dy इक्वल्स टू F अपॉन AY इंटू क्या हो गया, dx। ये इलोंगेशन तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट में कैलकुलेट किया है, टोटल के लिए इसको हम क्या करें, इंटीग्रेट करें, और x की वैल्यू वेरी कराओ 0 से लेके l तक। तो रिजल्ट यहां पे क्या हो जाएगा, मान लो टोटल इलोंगेशन हमने कितना कंसिडर किया, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन AY इंटीग्रेशन ऑफ dx x, लिमिट पुट कर दो तो रिजल्ट निकल के आता है कितना,
एफ एल अपॉन कितना हो गया ए वाई। क्लियर हुआ? तो इससे पहले भी हमने यही रिजल्ट प्रूफ किया था जब सरफेस मेरा वहां पे क्या था, फ्रिक्शन, जब सरफेस मेरा वहां पे क्या था, फ्रिक्शनलेस था। तो यहां पे अगर सरफेस रफ है और इस केस में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ब्लॉक अगर रेस्ट में है, तो ब्लॉक में जो इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ एल अपॉन कितना हो जाएगा, ए वाई। क्लियर? तो नोट डाउन करो इसको भी। अब देखो फिर से इसी क्वेश्चन को देखो, अभी तक जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पे हमने सरफेस को फ्रिक्शनलेस एज्यूम किया था। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि जो भी ब्लॉक है सब कुछ सेम है, लेकिन जो सरफेस मेरा रफ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और जो भी अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन क्या है, म्यू एम जी है। और वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा तो उस केस में बॉडी जो रहेगी वो क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। और बॉडी अगर स्लाइड करेगी तो उस केस में फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा। अब ये ब्लॉक रेस्ट में नहीं रहेगा, ये ब्लॉक आगे की ओर जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से, ए से, और उसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, एफ माइनस एफ के इक्वल्स टू एम इंटू ए। अगले स्टेप में एफ के की वैल्यू पुट कर दो, एफ के कितना हो गया, म्यू एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ए की वैल्यू निकल के आएगी एफ बाय एम माइनस म्यू जी। देखो एक ही नहीं है, जो भी अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा एफ बाय एम माइनस क्या हो गया, म्यू जी। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे अगेन इस केस में कैलकुलेट करना है टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस ब्लॉक। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल इलोंगेशन, तो यहां पे अप्लाइड फोर्स एफ था, यहां पे मेरा क्या था, फ्रिक्शन एफ के था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले रहे हैं, और ये जो भी एलिमेंट है इस एलिमेंट का इलोंगेशन कितना हुआ है, dy हुआ है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से अगर रिलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्ट्रेस उस पॉइंट पे। तो y जो रहेगा, y हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस। और स्ट्रेस कैसे मिलेगा, इतने पूरे पोर्शन की स्टडी करो। अब बताओ ब्लॉक के अगर इस पूरे पोर्शन की स्टडी करोगे तो ये लेंथ कितनी है, L माइनस एक्स। तो यहां पे क्या शो करोगे, यहां पे शो करोगे नॉर्मल n, यहां पे क्या हो जाएगा वेट, वेट कितना हो जाएगा m बाय एल, L माइनस एक्स इंटू क्या हो गया g। जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो इस पार्ट को आगे की ओर खींचेगा टेंशन T से, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, एफ डैश के बोलेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्शन केवल हमें इस पार्ट में कंसिडर करना है। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, ए। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन बन जाएगी टी माइनस एफ डैश के, टी माइनस एफ डैश के इक्वल्स टू मास, मास कितना हो गया m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू क्या हो गया a। अब f डैश के की वैल्यू पुट करो यहां पे, जो भी f डैश के होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन, और n कितना हो गया m बाय एल इंटू जी इंटू एल माइनस एक्स। तो f डैश के की वैल्यू अगर पुट करूंगा तो टेंशन कितना निकल के आ जाएगा। अब टेंशन कैसे मिलेगा वहां पे, तो m बाय एल कॉमन ले लो, तो रिजल्ट यहां पे आ जाएगा L माइनस एक्स इंटू क्या हो गया a। देखो ये कि नहीं है, f डैश के को उधर लेके जाओ, m बाय एल को कॉमन लो, तो रिजल्ट हो गया L माइनस एक्स इंटू क्या हो गया a, प्लस m बाय एल कॉमन लिया है तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू जी इंटू एल माइनस एक्स। अगले स्टेप में m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स बाहर आ गया, बचेगा केवल कितना a प्लस म्यू जी। देखो यही कि नहीं है वहां पे। अब जो भी टेंशन T रहेगा, टेंशन T की वैल्यू हो जाएगी m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, और a की जगह हम क्या पुट करेंगे, a की जगह हम पुट करेंगे f बाय एम माइनस म्यू जी, और इस साइड कितना है प्लस म्यू जी।
तो ये वाली टर्म मेरी यहां पे क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और जो भी टेंशन T है वो कितना निकल के आ गया, M वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो गई, रिजल्ट आ गया F/L इंटू L माइनस एक्स। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी अब मेरा टेंशन निकल के आएगा वो आएगा F/L इंटू L माइनस एक्स। अब ये जो टेंशन रहेगा वो इस A पे परपेंडिकुलर है, तो कैलकुलेट क्या कर लो, स्ट्रेस। स्ट्रेस हो गया वहां पे T/A, तो रिजल्ट हो जाएगा F/AL इंटू L माइनस एक्स। अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज करो, स्ट्रेस कितना हो गया, F/AL इंटू L माइनस एक्स dy इंटू क्या हो गया, dx। अगले स्टेप में dy की वैल्यू निकल के आ जाएगी F/ALy L माइनस एक्स इंटू क्या हो गया, dx। और ये इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड हुआ है इस स्मॉल एलिमेंट में। टोटल इलोंगेशन के लिए मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, कहां से कहां तक, x इक्वल्स टू 0 से लेके इसको इंटीग्रेट कर दो x इक्वल्स टू L तक। तो 0 से L जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा, F/ALy। यहां पे इंटीग्रेट करोगे Lx, x का x²/2 0 से लेके L तक। लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा L² माइनस L²/2, तो ये हो गया L²/2, एक L कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट हो जाएगा FL/2AY। यही वो इलोंगेशन है जो इस ब्लॉक में क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। और ये रिजल्ट सेम है, जब सरफेस मेरा फ्रिक्शनलेस था तब भी ब्लॉक में इतना ही इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड हुआ, और जब सरफेस मेरा रफ है और ब्लॉक रफ सरफेस पे स्लाइड करता है तो उस केस में भी इलोंगेशन मेरा क्या निकल के आता है, सेम निकल के आता है। तो नोट डाउन करो इसको। अब देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि यहां पे एक रॉड है, जो भी रॉड है वो रॉड मेरी मासलेस है। तो रॉड मेरी मासलेस है, रॉड की लेंथ 2 मीटर है। इस रॉड को हमने कनेक्ट किया है विद 2 स्ट्रिंग्स, एक स्ट्रिंग्स मेरी स्टील की है, और या इस रॉड को मैंने कनेक्ट किया विद 2 वायर्स, एक वायर मेरा स्टील का है, दूसरा वायर मेरा ब्रास का है। दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, दोनों वायर का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है। रॉड मेरी मासलेस है और इस रॉड पे मैं x डिस्टेंस पे लाके एक ब्लॉक को क्या कर रहा हूं, हैंग कर रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ब्लॉक की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। और ये ब्लॉक की पोजीशन मुझे कब फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट केस में बोल रहा है कि जब ब्लॉक को मैं x डिस्टेंस पे लाके हैंग करता हूं तो दोनों वायर में स्ट्रेस कैसा डेवलप हो रहा है, इक्वल। और सेकेंड केस में मुझे x की वैल्यू अगेन फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब ब्लॉक को मैं लाके हैंग करता हूं तो दोनों वायर में स्ट्रेन कैसा डेवलप हो रहा है, इक्वल। तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में बोल रहा है स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन स्टील वायर किसके बराबर है, यह है स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन ब्रास वायर। अब देखो इससे पहले हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ चुके हैं कि ब्लॉक अगर मिड पॉइंट पे हैंग किया जाएगा तब तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ब्लॉक को अगर मिड पॉइंट पे हैंग नहीं करोगे तो जिस साइड ब्लॉक की पोजीशन क्लोज होगी वहां पे टेंशन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पे मान लो स्ट्रिंग 1 में टेंशन T1 डेवलप हुआ, स्ट्रिंग में 2 में टेंशन कितना डेवलप हुआ, T2। अब स्ट्रेस कितना डेवलप होगा स्टील वायर में, तो ये हो गया T1/A1 इक्वल्स टू T2/A2, ये कि नहीं है। अब A1 A2 की वैल्यू पुट कर दो तो T1 इक्वल्स टू किसके बराबर, T2 इंटू A1/A2, और A1/A2 की वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा T2/2। देखो यही कि नहीं वहां पे, इसका मतलब है कि जो भी T2 है वो किसके बराबर है, वो है ट्वाइस ऑफ T1 के। चेक करो ये इक्वेशन इतनी आ रही कि नहीं आ रही वहां पे। तो इक्वेशन 1 कहां से आएगी, इक्वेशन 1 आएगी जब दोनों के स्ट्रेस को हम इक्वल करेंगे, और ये स्ट्रेस मेरे कौन से होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस होंगे। तो T1/A1 इक्वल्स टू T2/A2, A1 A2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो T1 किसके बराबर, T2/2, या फिर T2 किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ T1 के। अब अगली इक्वेशन मेरी कहां से आएगी, अगली इक्वेशन मेरी आएगी ये रॉड मेरी इक्विलिब्रियम में। तो यहां पे जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो यहां पे T1, यहां पे T2, और यहां पे मैं क्या शो करूंगा, mg, और mg कितने डिस्टेंस पे है, एट डिस्टेंस x।
अब ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और साथ में क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम बोलते थे कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो T1 प्लस T2 किसके बराबर, mg के बराबर। फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम क्या बोलते थे कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी पे नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखूंगा तो T1 का टॉर्क जीरो, mg का क्लॉकवाइज, T2 का एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क का हम लोग साइन लेते थे नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव, तो T2 इंटू एल इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब अगले स्टेप में अगर मैं T2 की जगह या तो T2 की वैल्यू पुट कर दें या फिर हम T1 की वैल्यू पुट कर दें, तो T1 की जगह हम पुट करेंगे वहां पे क्या, T1 की जगह पुट कर दो T2/2, तो इक्वेशन हो गई T2/2 प्लस T2 इक्वल्स टू कितना, mg। देखो एक ही नहीं वहां पे, T2 जो है वो ट्वाइस ऑफ T1 है, तो अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, अगले स्टेप में मैं T2 की वैल्यू पुट कर दूं या फिर T1 की वैल्यू पुट कर दूं। तो यहां पे मैंने T1 की जगह पुट किया T2/2 प्लस T2 इक्वल्स टू mg, तो T2 कितना निकल के आ गया, T2 निकल के आ गया 2mg/3, और इस T2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x। तो इक्वेशन आ गई माइनस mgx प्लस T2 की जगह कितना हो गया, T2 की जगह हो गया 2mg/3 इंटू एल इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। टर्म को सेपरेट आउट करो, टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो रिजल्ट आएगा mgx इक्वल्स टू 2/3 mgl, mg से mg कैंसिल आउट होगा और x जो रहेगा, x कितना निकल के आ गया, x आ गया 2l/3 और l की वैल्यू पुट कर दो, l मेरा 2 है तो x कितना निकल के आता है, x निकल के आता है 4/3 मीटर। लेकिन ये जो x 4/3 मीटर आ रहा है, आंसर लिखते वक्त हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो 4/3 मीटर है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टील वायर। अगर मुझे ब्रास वायर से डिस्टेंस मेजर करना होगा तो वो डिस्टेंस मेरा वहां पे कितना होगा, 2/3 होगा वहां पे। देखो ये कि नहीं वहां पे। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन बोथ द वायर्स आर इक्वल, यानी जितना स्ट्रेन स्टील में प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही स्ट्रेन मेरा किसमें प्रोड्यूस हुआ है, ब्रास वायर में। अब स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, तो वहां पे हमने पढ़ा था यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कि y क्या होता है, y होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेस है इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं y से तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन मिल जाएगा। तो स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, T1/A1y1 इक्वल्स टू T2/A2y2। अब चेक करो वहां पे T1, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 0.1 है, Y1 की वैल्यू 20 इंटू 10⁻11 इक्वल्स टू T2, A2 की वैल्यू 0.2 और ये वैल्यू कितनी हो गई 10 इंटू 10⁻11। सॉल्व करोगे यहां पे 10⁻11 मेरा कैंसिल आउट होगा, 20 इंटू 0.1 दैट इज 2 और 0.2 इंटू 10 ये भी क्या हो गया 2, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी। T1 किसके बराबर हो गया, T2 के। अब जो इक्वेशन थी मेरी वहां पे, ये इक्वेशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की थी और ये इक्वेशन मेरी क्या थी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की थी। बॉडी अभी भी रेस्ट में है तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 एप्लीकेबल होगी। इक्वेशन 4 की वैल्यू पुट करोगे, T1 अगर T2 के बराबर है तो यहां से क्या बोलोगे, T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू क्या हो गया, mg/2। T1 की जगह T2 पुट कर दो तो ट्वाइस ऑफ T2 इक्वल्स टू mg, तो T2 कितना हो गया, mg/2, T1 भी mg/2। अब T2 की वैल्यू यहां पुट कर दो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस mgx इक्वल्स टू, उसको उधर ले जाओ तो माइनस T2 हो जाएगा mg/2 इंटू एल, mg से mg कैंसिल आउट हुआ और जो भी x निकल के आता है, x निकल के आता है l/2, l मेरा 2 मीटर है तो x कितना निकल के आ गया, 1 मीटर। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक को अगर मैं मिड पॉइंट पे हैंग करूंगा तो दोनों वायर में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुआ, तो नोट डाउन करो, फिर आगे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं।
अब देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, जो भी सिंपल पेंडुलम है उसका रेडियस दिया है 0.1 मीटर, उस पेंडुलम के बॉब का मास दिया है 8 पाई kg। जो भी पेंडुलम है, पेंडुलम जो भी है वो कनेक्टेड है विथ एन एक्सटेंसिबल थ्रेड या एक्सटेंसिबल वायर। जिस वायर की हम बात कर रहे हैं, इस वायर की ओरिजिनल लेंथ 5 मीटर है, इस वायर का डायमीटर कितना है, इस वायर का डायमीटर 10⁻³ मीटर है। वायर के मटेरियल का यंग मॉडुलस गिवन है। अब जिस सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं उसकी स्ट्रिंग जो है वो यहां पे खिंच सकती है, या जो भी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मेरी क्या है, इलास्टिक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो भी सिंपल पेंडुलम है वो इस तरह से यहां पे क्या कर रहा है, स्विंग करता हुआ आ रहा है, और किसी टाइम पे जब ये सिंपल पेंडुलम लोअर मोस्ट पॉइंट पे आता है तो उस टाइम पे ये ग्राउंड को जस्ट टच करता हुआ जाता है। तो जो भी सिंपल पेंडुलम है वो फ्लोर को जस्ट क्या कर रहा है, ग्रेस करता हुआ जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन बताना है कि जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे आता है तो उस टाइम पे इसके पास वेलोसिटी कितनी है। अब देखो जो भी सिंपल पेंडुलम है उसका पाथ वहां पे सर्कुलर है, और कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे तभी मूव कर पाती है जब उसके पास क्या होता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब ये सिंपल पेंडुलम मूव करेगा तो वायर यहां पे क्या होगा, इलोंगेट करेगा। तो मान लो यहां से लेके ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस तो क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द बॉल, और यहां से यहां तक जो रहेगी वो रहेगी मेरी लेंथ उस इंस्टेंट पे वायर की। तो उस इंस्टेंट पे जो भी वायर की लेंथ होगी वो यहां पे होगी 5.22 माइनस ट्वाइस ऑफ आर की वैल्यू 0.1, तो एल जो रहेगा, एल हो जाएगा 5.22 माइनस 0.2। देखो ये एक ही नहीं है, तो 5.22 माइनस क्या कर दो 0.2, तो एल कितना निकल के आ गया, एल आ गया 5.02 मीटर। देखो ये एक ही नहीं है, क्वेश्चन में सीलिंग और फ्लोर के बीच की हाइट दी हुई है, और सीलिंग और फ्लोर के बीच की हाइट 5.22 मीटर है। तो 5.22 मीटर में से हम बॉल का डायमीटर 0.2 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो उस टाइम पे ये स्ट्रिंग की मेरी लेंथ है, और ये स्ट्रिंग की अगर लेंथ है तो इलोंगेशन क्या रहा होगा, इलोंगेशन रहा होगा 5.02, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 5, तो इलोंगेशन मेरा कितना हो चुका है 0.02 मीटर। तो जिस टाइम पे सिंपल पेंडुलम इस पोजीशन पे आएगा उस टाइम पे वायर इतने से क्या हो चुका है, इलोंगेट हो चुका है। अब मैं अगर उस इंस्टेंट पे सिंपल पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो एक तो मैं शो करूंगा टी, दूसरा मैं शो करूंगा mg। ध्यान रखना ग्राउंड की जो नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल को अप्रोक्सीमेटली हम 0 लेंगे, क्योंकि जो भी बॉल है वो फ्लोर को जस्ट टच करते हुए जा रही है। तो यहां पे हम टी शो करेंगे, mg शो करेंगे, और साथ में इसके पास क्या है, वेलोसिटी v। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर इक्वेशन लिखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन होती है T माइनस mg। जो भी नेट फोर्स होगा वो होगा टुवर्ड द सेंटर, और जो भी नेट फोर्स होता है टुवर्ड द सेंटर उसको हम लिख देते हैं m इंटू ए सी का मतलब होता है v²/r, और r वहां पे क्या होता है, r उसका रेडियस होता है। तो ध्यान ना यहां पे रेडियस क्या लिया जाएगा, यहां पे रेडियस लिया जाएगा हमारा कितना 5.22 तो हाइट है। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं इसके सेंटर ऑफ मास की। जो भी पेंडुलम है, पेंडुलम को हम एक पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे और वो पार्टिकल मेरा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का कितना है r, तो 5.22 माइनस कितना हो जाएगा 0.1, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में ना तो मुझे t मालूम है ना ही मुझे क्या मालूम है, v मालूम है। तो इक्वेशन 2 मेरी कहां से आएगी, वायर का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टेंशन T। तो T यहां पे क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, तो ये हो गया T अपॉन एरिया। एरिया किसका लिया जाएगा, एरिया लिया जाएगा वायर का, वायर का हमें डायमीटर गिवन है। तो T अपॉन एरिया, ये तो हो गया स्ट्रेस, अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब मुझे यहां पे y मालूम है, d मालूम है, डेल्टा l मालूम है, L0 मालूम है, सबकी वैल्यू पुट करोगे
तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा t, और एक बार t की वैल्यू मिल गई तो t की वैल्यू अब क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। t की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, उस इंस्टेंट पे सिंपल पेंडुलम की वेलोसिटी। क्लियर हो? तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना और कैलकुलेशन चेक करना, जो भी आंसर आता है, आंसर मैंने मेंशन किया और आंसर कितना निकल के आना चाहिए, 8.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब तुम लोगों को इतना करना है कि इन दोनों इक्वेशन से कैलकुलेशन करना है और चेक करना है कि आंसर 8.8 मीटर पर सेकेंड आता है कि नहीं आता है। क्लियर? तो नोट डाउन कर लो इसे।